आज मैं आपको बताने वाला हूं बीजेपी के ही ऐसे 10 नेताओं के बारे में जो कि 2014 में मोदी जी को पीएम नहीं बनाना चाहते थे, और ये भी जानेंगे कि आज इन नेताओं का क्या हाल है। तो नंबर 10 पर आते हैं BS खंडूरी। ये पहले सेना में जनरल थे और फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इन्हें राजनीति में आने के लिए प्रोत्साहित किया, और ये उत्तराखंड के 2 बार CM भी रहे, 2007 से 2009 और 2011 से 2012। और ये वाजपेयी सरकार में सड़क परिवहन मंत्री भी रहे, और इन्होंने ही गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बनवाया था हमारे देश में। अगर आपको नहीं पता कि ये क्या होता है, तो ये हमारे देश के 4 बड़े नगर हैं जो कि हैं मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। इनको जोड़ने का काम करता है। ये बहुत बड़ा हाईवे है और लोग इन्हें रोडमैन भी कहते हैं। लेकिन फिर हुआ क्या कि ये मोदी जी को पीएम नहीं बनाने देना चाहते थे। तो 2013 में बीजेपी ने एक मीटिंग रखी गोवा में, जिसको कहते हैं गोवा कॉन्क्लेव। और फिर ये गोवा गए नहीं। क्यों नहीं गए? क्योंकि ये मोदी जी का विरोध करना चाहते थे, सीधी बात। और इस मीटिंग में होना क्या था कि मोदी को इलेक्शन कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाना था, तो ये गए नहीं। आज के समय में अगर हम देखें तो ये राजनीति से बिल्कुल बाहर है, और हाल ही में 19 मई 2026 को इनकी मृत्यु हो चुकी है। और इनके बारे में एक शॉकिंग फैक्ट है कि 2009 में उत्तराखंड में बीजेपी 5 में से 5 सीटें हार गई थी, और फिर इन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। अब नंबर 9 की बात करते हैं दोस्तों, और नंबर 9 पर है वरुण गांधी। अब आप सोच रहे होंगे कि गांधी परिवार का एक सदस्य आकर बीजेपी में कैसे हो सकता है, लेकिन हाँ, हो सकता है। और वरुण गांधी ही नहीं, उनकी मां मेनका गांधी भी बीजेपी में ही थी, और ये संजय गांधी के बेटे थे। संजय गांधी वही संजय गांधी जिन्होंने इमरजेंसी के दौरान बहुत खतरनाक काम किए थे, जिनका पूरे देश भर में खौफ था उस समय पर जब इमरजेंसी लगी थी। और इंदिरा गांधी के पोते हैं, और बीजेपी में गांधी परिवार का एक बहुत बड़ा नाम थे ये। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि पीलीभीत जो है वो इनकी माँ और इनकी सीट थी, मतलब इनका गढ़ था पीलीभीत। और वरुण गांधी ने फिर 2009 और 2019 में पीलीभीत से चुनाव भी जीता। लेकिन फिर 2013 में क्या हुआ कि वही जो मीटिंग मैंने आपको बताई, गोवा कॉन्क्लेव बॉयकॉट जिसे कहते हैं, इसमें इन्हें भाग लिया। उस मीटिंग में नहीं गए क्योंकि ये भी मोदी जी के विरोध में थे। उस वक्त ये 33 साल के थे तो ये बीजेपी में ही, लेकिन ये धीरे धीरे बीजेपी के विद्रोही बन गए। इन्होंने किसानों के मुद्दे पर बोलना शुरू किया, बेरोजगारी पर, अग्निवीर पर, सब पर इन्हें खुलेआम ट्वीट किए। और एक बहुत शॉकिंग फैक्ट है इनके बारे में कि 2024 में पीलीभीत में खुद मोदी जी वहां रैली करने गए थे, लेकिन वरुण गांधी उस रैली में नहीं गए। और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इन्हें पीलीभीत से सीट तक नहीं दी, और अब इनकी राजनीतिक करियर का बहुत ज़्यादा डाउनफॉल हो चुका है अगर करंट में देखें तो। और अभी के समय पर ये किताबें लिख रहे हैं, राजनीति में इनका कोई बड़ा दबदबा अब नहीं बचा है। अब नंबर 8 पर आते हैं, और ये नाम है रविशंकर प्रसाद। ये एक सीनियर बीजेपी नेता थे और सुप्रीम कोर्ट के वकील भी थे। टीवी की बहसों में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बीजेपी की तरफ से बोलते थे, और ये बिहार से हैं और हिंदी इनकी बहुत अच्छी है। वह जैसा कि मैंने आपको बताया था नंबर 10 में कि 2013 में जो है गोवा में बीजेपी ने एक मीटिंग की थी, जिसका एजेंडा ये था कि मोदी जी को इलेक्शन कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाए। तो ये भी उन लोगों में से थे जो कि उस मीटिंग में नहीं गए थे, और इन्होंने उसका विरोध किया। और इनके बारे में एक बहुत ही शॉकिंग फैक्ट है कि पहले तो इनने मोदी का विरोध किया था, लेकिन बाद में ये मोदी की ही सरकार में कानून मंत्री रहे, IT मंत्री रहे, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भी रहे। और अगर बात करें कि आज ये कहाँ पर है, तो आज ये राज्यसभा में है। 2021 में कैबिनेट फेरबदल में इन्हें हटा दिया गया। ये अभी भी बीजेपी में सक्रिय हैं, लेकिन पहले जितनी ताकत इनकी नहीं है। अब नंबर 7 पर आते हैं, और ये नाम है उमा भारती, एक सन्यासिनी। क्या आपको पता है कि उमा भारती बचपन से ही सन्यासी बन गई थी, और बचपन से ही रामायण महाभारत की कथाएं सुनाया करती थी। और राम मंदिर आंदोलन जो हुआ था उसमें ये सबसे बड़ा महिला चेहरा थी, और ये अपने आक्रामक भाषणों के लिए मशहूर हैं, और एक फायर ब्रांड नेता हैं। और ये मध्य प्रदेश, जो इसको कि इंडिया का हृदय कहते हैं, वहाँ से ये CM भी रहीं 2003 से 2004 तक। और ये लाल कृष्ण आडवाणी की एक खास नेता थी, उनके काफ़ी करीबी थी।
फिर हुआ क्या कि 2013 में ये भी उस गोवा कॉन्क्लेव जो मीटिंग हुई थी उसमें ये नहीं गई। उस मीटिंग को इन्हें मिस किया क्योंकि ये मोदी जी के खिलाफ थी। लेकिन यहाँ आता है यू टर्न। मोदी जी का विरोध करने के बाद भी इन्हें मोदी सरकार में जल शक्ति मंत्री बनाया गया। जिसका विरोध किया उसी की सरकार में काम किया। और अगर हम बात करें कि आज के समय में इनका क्या हाल है, तो आज के समय में कभी कभी संन्यास की बातें करती रहती हैं। और कभी ये मोदी सरकार में मंत्री थी लेकिन अब ये बाहर हो चुकी हैं। अब इनके पास कोई भी केंद्रीय शक्ति नहीं है और अब ये हाशिए पर चली गई हैं लगभग। अब आते हैं नंबर 6 पर, और यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम है जो कि है शत्रुघ्न सिन्हा। हाँ, आप कहेंगे कि ये तो एक एक्टर है, नेता थोड़ी है। लेकिन हाँ, मैं आपको बता दूं, शत्रुघ्न सिन्हा ने राजनीति ज्वाइन की एक्टिंग छोड़ के जब उनकी उम्र हो गई। और इनको शॉटगन भी कहते हैं। और ये पटना साहिब सीट से 4 बार बीजेपी सांसद रहे बीजेपी में रहकर। लेकिन इनके बारे में एक बहुत ही शॉकिंग फैक्ट ये है कि ये बीजेपी में रहकर ही मोदी जी और अमित शाह की कटाई कहते थे। इन्होंने कई बार मोदी और अमित शाह की कटाई की। इसको 2 मैन आर्मी कहते थे। पार्टी लेकिन चुप रहती थी क्योंकि बीजेपी को पता था कि अगर इनका हमने विरोध किया तो पटना साहिब सीट जो है वो बीजेपी के हाथ से निकल सकती है। और ये भी उन्हीं नेताओं में से थे जिनने 2013 में वो गोवा कॉन्क्लेव जो मीटिंग हुई थी उसका बॉयकॉट किया था। ये भी उसमें नहीं गए थे। ये भी मोदी जी को इलेक्शन कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाने के विरोध में थे। इन्होंने नोटबंदी और जीएसटी पर भी खुलेआम ट्वीट किया और मोदी सरकार की कटाई की। और इनके बारे में एक बहुत ही ज़बरदस्त बात है कि बीजेपी में रहते हुए राहुल गांधी की तारीफ करते थे। कितनी उल्टी बात है कि बीजेपी का नेता राहुल गांधी की तारीफ कर रहा है, वो भी सार्वजनिक रूप से। लेकिन फिर भी बीजेपी ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। फिर एंड में हुआ क्या कि 2019 में ये कांग्रेस में चले गए और आसनसोल जो कि पश्चिम बंगाल में है वहाँ से ये 2022 में उपचुनाव जीते। और उसके बाद फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में पाटलिपुत्र से ये हार गए। और अभी के समय में इनका राजनीतिक करियर प्रैक्टिकली देखा जाए तो लगभग खत्म होने की कगार पर है, लगभग खत्म हो चुका है। अब नंबर 5 की बात करते हैं, जसवंत सिंह। और ये अटल बिहारी वाजपेयी के सबसे वफादार नेताओं में इनका नाम था। और ये बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, यानी कि उन लोगों में से थे जिनने बीजेपी पार्टी की नींव रखी, बीजेपी को बड़ा किया। 1980 से लेकर 2014 तक ये बीजेपी में रहे और अच्छे से बीजेपी को बड़ा करने में इन्हें हाथ निभाया। और अटल जी की सरकार में ये वित्त, विदेश और रक्षा तीनों बड़े मंत्रालय इन्होंने संभाले। ये बहुत ही बड़ी बात है कि एक ही नेता ने तीनों बड़े मंत्रालय संभाले और एक कारनामा बहुत ही कम नेताओं ने किया है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता रहा हूँ कि 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने परमाणु परीक्षण किए थे पोखरण में। और बाकी सब जितने देश थे, अमेरिका, चाइना, सब इसके खिलाफ थे। लेकिन फिर भी अटल जी ने वो परीक्षण किया और भारत को परमाणु शक्ति बनाया। और फिर इसके बाद अब जसवंत सिंह ने क्या किया, देखो 1998 के परमाणु परीक्षण के बाद फिर अमेरिका नाराज हो गया भारत से, तो इन्हें संबंध को अच्छा करने में एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई थी। लेकिन फिर 2009 में कुछ ऐसा हुआ कि इनका करियर तबाह हो गया। 2009 में इन्हें एक किताब लिखी जिसका टाइटल था जिन्ना, भारत विभाजन स्वतंत्रता। और इसमें इन्हें जिन्ना की तारीफ करी और फिर बीजेपी ने इन्हें सीधे निकाल दिया। उस वक्त बीजेपी के गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले इस किताब की आलोचना की थी और पार्टी ने जसवंत को निकाल दिया। फिर 2010 से में वापस आए। फिर 2014 में बाड़मेर सीट से इन्हें जो है टिकट नहीं दिया बीजेपी ने। और फिर इन्हें निर्दलीय चुनाव लड़ा। और ये भी नहीं चाहते थे कि मोदी जी पीएम बने देश के। 2014 में ये अपने घर में गिर गए और उसके बाद ये कोमा में चले गए और 2020 में इनका निधन हो गया। अब नंबर 4 की बात करते हैं और ये नाम सिमिलर है लेकिन आदमी बिल्कुल अलग। इनका नाम है जसवंत सिन्हा। ये पहले एक आईएएस अधिकारी थे, फिर नेता बने। वाजपेयी जी की सरकार में वित्त मंत्री और विदेश मंत्री दोनों बड़े पद इन्हें संभाले। और ये हजारीबाग जो कि झारखंड राज्य में है वहाँ से काफ़ी समय तक सांसद रहे। फिर इनने भी क्या किया कि 2013 में विरोध किया कि मोदी जी को पीएम नहीं बनाना चाहिए और गोवा कॉन्क्लेव जो मीटिंग हुई थी उसमें ये भी नहीं गए थे।
इस मीटिंग का इनने बॉयकॉट किया। खुलेआम इंटरव्यू में बोला कि मोदी का नाम अभी नहीं होना चाहिए। और अब आता है इनकी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ कि इन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने सबसे पहले मोदी का नाम पीएम पद के लिए प्रस्तावित किया था, लेकिन बाद में इन्होंने ही कहा कि मुझे अपने इस फैसले पर पछतावा है। फिर 2018 में इन्होंने बीजेपी छोड़ दी, बोले लोकतंत्र खतरे में है। 2022 में विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बने, लेकिन द्रौपदी मुर्मू जी ने बहुत करारी हार दी और अब इनका राजनीतिक करियर बिल्कुल अप्रासंगिक हो गया है। अब ये तृणमूल कांग्रेस में आ गए हैं जो कि पश्चिम बंगाल में हार गई है। अब नंबर 3 पर आते हैं और ये बहुत बड़ा नाम है और बहुत लोकप्रिय नेता है और इनका नाम है सुषमा स्वराज, ट्विटर वाली विदेश मंत्री। क्या आपको पता है कि सुषमा स्वराज जो हैं जब विदेश मंत्री थी तो ये लोगों की हेल्प करती थी काफ़ी ज़्यादा। ट्विटर पर लोगों की समस्याएं देखती थी और उनका समाधान करती थी। लोग इनको ट्वीट कर करके अपनी प्रॉब्लम्स बताया करते थे। और इनके बारे में एक बहुत ही शॉकिंग फैक्ट है कि ये भारत की सबसे कम उम्र में कैबिनेट मंत्री बनने वाली नेता हैं। ये सिर्फ 25 साल की एज में कैबिनेट मंत्री बन गई थी और दिल्ली की ये पहली महिला सीएम भी बनी और इंदिरा गांधी के बाद देश की दूसरी महिला विदेश मंत्री भी बनी। इन्होंने 1970 में छात्र नेता के रूप में अपना राजनीतिक करियर शुरू किया। आपातकाल के विरुद्ध आंदोलन में भी ये शामिल रहीं, यानी कि इन्हें इंदिरा गांधी का भी विरोध किया था। और अब एक और शॉकिंग बात है इनके बारे में कि इनके ट्विटर पर 1,10,00,000 के करीब फॉलोवर हो चुके थे और ये दुनिया की सबसे ज़्यादा फॉलो की जाने वाली महिला नेता बन गई थी। ये आडवाणी जी की एक बहुत ही भरोसेमंद नेता थी और उन्होंने मोदी को पीएम उम्मीदवार बनने पर खुलकर बेचैनी जताई। वो चाहती थी कि पहले विधानसभा चुनाव हो फिर पीएम उम्मीदवार का फैसला हो। अब एक और शॉकिंग फैक्ट है कि मोदी सरकार में ये सुषमा स्वराज जी विदेश मंत्री बनी। पहले तो इन्होंने मोदी जी को पीएम पद का उम्मीदवार न बनाने पर कहा था, लेकिन बाद में ये विदेश मंत्री बनी। लेकिन इनका ज़्यादातर काम मोदी के पीएमओ ने संभाल लिया और इन्होंने ज़्यादा कुछ इनने काम नहीं किया। 6 अगस्त 2019 को इन्हें हार्ट अटैक आया और उनका निधन हो गया। उसी रात अनुच्छेद 370 हटने का ट्वीट किया था। मैं इस दिन का इंतज़ार कर रही थी और इनका बहुत ही भावुक अंत हुआ कि जिस दिन का इन्हें कई सालों से इंतज़ार था उसी दिन इनकी मौत हो गई। बहुत बुरी बात हुई इनके साथ। अब नंबर 2 की बात करते हैं, मुरली मनोहर जोशी। क्या आपको पता है कि ये पहले फिजिक्स के प्रोफेसर थे और फिर नेता बने, और राजनाथ सिंह भी पहले फिजिक्स पढ़ाते थे और अब ये नेता बने हैं। और ये भी बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भौतिकी के प्रोफेसर थे, पीएचडी भी की थी इन्होंने और 1991 से 1993 तक लगभग 2 साल ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। वाजपेयी सरकार में ये एचआरडी मंत्री रहे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री और समुद्र विकास मंत्री तीनों एक साथ संभाले। 1996 में वाजपेयी की 13 दिन की सरकार में गृह मंत्री भी थे। फिर 2013-14 का नाटक इन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी जी के साथ मिलकर मोदी की उम्मीदवारी का विरोध किया। वाराणसी सीट जिसे अपनी कर्मभूमि मानते थे, वही सीट 2014 में मोदी के लिए खाली करनी पड़ी। फिर कानपुर से लड़कर जीत तो गए, लेकिन असली सत्ता से हमेशा दूर रहे। फिर 2017 में मोदी सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण दिया, लेकिन पार्टी में कोई भूमिका नहीं मिली। पुरस्कार देकर साइड लाइनिंग का दर्द थोड़ा कम करने की कोशिश। आपको क्या लगता है? और अभी इनकी एज 92 साल है और बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल में इनका नाम है, लेकिन कोई काम नहीं। और अब लिस्ट का सबसे बड़ा नाम आ रहा है जिसका और नंबर 1 की बात करते हैं, लाल कृष्ण आडवाणी। ये बीजेपी के निर्माता कहे जाते हैं। ये बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। इन्होंने 1990 में राम रथ यात्रा निकाली थी, जिसकी वजह से जो है बीजेपी का काफ़ी ज़्यादा वोट बैंक बढ़ गया था अचानक से। इन्हीं की बदौलत बढ़ा था। इनके बारे में एक बहुत ही शॉकिंग फैक्ट है कि भारत के नहीं है। अब आप करेंगे हैं, हाँ, भारत में इनका जन्म नहीं हुआ। इनका जन्म हुआ था पाकिस्तान के कराची में और फिर वहाँ से भारत आए थे। 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जी ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी थी। 1984 में बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली, लेकिन आडवाणी की मेहनत से 1989 में 86, फिर 121 और फिर 161 सीटें आईं। और क्या आपको पता है कि ये बीजेपी के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाले नेता हैं?
अब सुनिए 2013 का किस्सा। जब बीजेपी ने मोदी को कैंपेन चीफ बनाने की घोषणा की तो आडवाणी ने पार्लियामेंट्री बोर्ड, नेशनल एग्जीक्यूटिव और इलेक्शन कमेटी तीनों से इस्तीफा दे दिया। आरएसएस प्रमुख भागवत ने व्यक्तिगत रूप से मिलकर इस्तीफा वापस लेने की अपील की, तब जाकर इन्होंने इस्तीफा वापस लिया था। आडवाणी जी चाहते थे कि मुझे पीएम बनाया जाए, लेकिन पीएम मोदी को जो है आगे कर दिया गया और फिर धीरे धीरे ये हाशिए पर गए और अभी इनका राजनीतिक करियर लगभग खत्म हो चुका है। ये मार्गदर्शक मंडली का हिस्सा है, लेकिन इनका कोई राजनीतिक दबदबा अब नहीं बचा। जो नेता एक समय बीजेपी का सबसे बड़ा नेता था, अब वैसे 2024 में इनको भारत रत्न मिला, लेकिन अब इनका राजनीतिक करियर लगभग खत्म हो चुका है। लेकिन एक और शॉकिंग फैक्ट कि आडवाणी जी ने मोदी को बड़ा बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन बाद में जाकर उसी नरेंद्र मोदी ने इनका ही पद छीन लिया। ये कहानी बहुत दर्दनाक लगी मुझे। तो आपको इनमें से किस नेता की कहानी सबसे दर्दनाक लगी और क्या आपको लगता है कि इन्हें मोदी जी का विरोध करना चाहिए था? कमेंट में